अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन सभी रीजन की वजह से वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सो दीज आर सम सिग्निफिकेंट रीजन, और भी हैं लेकिन दीज आर द सिग्निफिकेंट रीजन जो कि हमें एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनको गारंटी करता है, हमें गवर्नेंस की एक जो फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड कराता है, साथ में रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, सिटीजन पार्टिसिपेशन है, उसको प्रमोट करता है, टायरनी से हमें सेफगार्ड करता है, और इसके साथ ही साथ में हर एक इंडिविजुअल को उसके जो भी फंडामेंटल फ्रीडम होती है वो गारंटी करता है, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट की जो स्ट्रक्चर है उसको आउटलाइन करता है और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी मतलब नेक्स्ट जो रीज़न है फॉर द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें आएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्ट करता है एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड से एक्ट करता है। तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे क्या है कि पूरी की पूरी कंट्री, पूरी की पूरी लैंड किस तरीके से गवर्न होगी, उसके लिए कौन कौन से लॉज की ज़रूरत होगी, उसका जो एक सेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, जिससे गवर्नेंस बहुत ईजी बन जाती है और स्टेबल भी बनती है। नॉट ओनली ईजी बल्कि स्टेबल गवर्नमेंट भी बनती है। इसके साथ में अगर देखी जाए तो इन सुप्रीम लॉ में ऐड किया जाता है प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ द सोसाइटी, जिससे सोसाइटी को गवर्न किया जाता है। इसके साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द आर्बिट्रेरी मतलब मन मर्जी, अब्सोल्यूट अनलिमिटेड पावर ऑफ द गवर्नमेंट, उन सबसे प्रिवेंट करती है। मीन्स इट प्रिवेंट्स द अब्यूज ऑफ द पावर का मिसयूज, अब्यूज नहीं होने देता, उससे प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो मानो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में क्या इतना राइट है कि वो पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके और पूरे इंडिया का सिस्टम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना भाई। इंडिया डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक ही रहेगा, क्या उसको मोनार्की बना सकते हैं, है ना। सो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करते हैं। साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट अपनी पावर का मिसयूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है, अगर आगे हम देखें तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट अगर अपनी पावर को मिसयूज करेंगे तो उसके लिए हमारे पास में जुडिशरी है, और उससे भी पहले अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाया जाएगा बाय द पार्लियामेंट एंड द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो पार्लियामेंट है ना, कि पार्लियामेंट और जुडिशरी दोनों साथ मिलके मतलब प्रेसिडेंट की पावर जो प्रेसिडेंट ने मिसयूज की है उनको बेसिकली वहीं पे रोक देंगे। यानी कि और ये बात भी किसमें बोली है? कॉन्स्टिट्यूशन में बोली है। सो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर के अब्यूज को रोकता है, और नॉट ओनली प्रेसिडेंट बल्कि पार्लियामेंट एंड जुडिशरी एज वेल, ये भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया तो इन्हें अपनी पोस्ट से जाना होगा। सो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमें पावर अब्यूजिंग से भी प्रिवेंट करता है, इसके साथ में जस्टिस को प्रमोट करता है। ऑब्वियस ही बात है, जब पावर का अब्यूज नहीं होगा तो सभी लोगों को के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इट मीन सभी लोगों को जस्टिस मिलेगा। साथ में अगर देखा जाए जस्टिस को प्रमोट करते हैं, इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस में लोगों के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करते हैं। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ विटल फॉर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जो कि हमें प्रोवाइड करती है अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर अ जस्ट और हार्मोनियस नेशन। सो हेयर हमने अपने 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। फर्स्ट, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दूसरा आपने किया है सिग्निफिकेंट रीजंस फॉर द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है उसका। ओके, नेक्स्ट हम अपना टॉपिक जो है वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सो
हियर इज आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, की फीचर्स के साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे। मेनली अगर हम देखें इसमें तो हम पढ़ेंगे अबाउट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बना कैसे है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने देखा अभी अभी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली वो एक फिक्स टाइम पीरियड में फिक्स असेंबली ने बनाया है। अब यहाँ से क्योंकि यहाँ पे टाइम, दो चीज़ों की बात आई है, पहला टाइम और दूसरा अगर देखा जाए तो असेंबली, हम इन दोनों की ही बात करेंगे। अब यहाँ पे टाइम की अगर देखा जाए तो हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज में पूरा बनके तैयार हुआ है, जिसमें लगभग बोला जाता है कि एक्सपेंसेस 64 लाख का आया। सो इस तरीके से कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो टाइम है 2 साल 11 महीने 18 दिन। असेंबली जो थी जिसका नाम था पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बेसिकली उसने बनाया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसकी एब्रीवेशन हम बना लेंगे एक ये ICA मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द असेंबली which form the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। एक वो असेंबली है जिसको हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ही अगर बात की जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो हमेशा लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए डिमांड किया। जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने ऑलवेज डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ज़्यादा बार डिमांड आई कि हमारे पास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो एक फॉर्मल डिमांड थी वो 1934 में की गई बाय द MN रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय। 1934 में जो बेसिकली हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड थी, एक फॉर्मल डिमांड शुरू होती है। उसके बाद में नॉन स्टॉप जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, वो ब्रिटिशर्स से बेसिकली डिमांड करते रहते हैं फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एट लास्ट 1940 का ईयर होता है जब ब्रिटिशर्स बेसिकली इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इंडिया में अगस्त ऑफर को भेजा जाता है, जिसमें ये एक्सेप्ट किया जाता है कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। उसके बाद में इसी को आगे बढ़ाते हुए इन द ईयर ऑफ 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया में आता है। और क्रिप्स मिशन इंडिया में आता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट देखने के लिए कि किस हिसाब से कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाएगा। लेकिन सम एंड सम रीज़न, जैसे अगर देखा जाए तो इन्होंने क्रिप्स मिशन ने एग्री किया था फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट, तो उसके लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही एग्री नहीं हुए। तो उसकी वजह से अगर देखा जाए तो हमारी जो ये क्रिप्स मिशन थी ये एक तरीके से फेल रही। इसके बाद में 1946 मार्च 1946 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी एक और मिशन ब्रिटिशर्स की साइड से आता है जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, अब कैबिनेट मिशन जो है, इसको कैबिनेट मिशन क्यों बोला जाता है पहले तो ये देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मिशन बेसिकली ब्रिटेन पार्लियामेंट से डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री से चूज होके आई थी। सो वहाँ इसी वजह से इसको कैबिनेट मिशन बोला गया। अब ये कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में इंडिया में आता है और इसमें बेसिकली 3 मेंबर थे, यानी कि 3 मेंबर बॉडी थी ये। 3 मेंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले सर स्टैफर्ड क्रिप्स,
जो कि बेसिकली पहले भी इंडिया में आए थे, स्टैफर्ड क्रिप्स। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे थे पैथिक लॉरेंस। तीसरे कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो ये थे अलेक्जेंडर। सो ये 3 पर्सन थे जो कि कैबिनेट मिशन के मेंबर थे और इंडिया में आए थे। अब इनकी एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये 3 मेंबर बॉडी जिसको कैबिनेट मिशन बोला जाता है, इंडिया में आए और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इन्होंने तैयार करी और अपनी एक रिपोर्ट इन्होंने बनाई। और वो रिपोर्ट जब इन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सामने प्रेजेंट की, दोनों इस पे एग्री हुए और उसी के बेस पे बेसिकली दिसंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनके हमारे सामने आती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है। और इसके लिए जो इसका फर्स्ट सेशन होता है वो फर्स्ट सेशन बेसिकली 9 दिसंबर 1946 को होता है। और इसके लिए अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की जाए तो ये हमारी एक इलेक्टेड बॉडी होती है। क्या होती है? इलेक्टेड बॉडी। अगर यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन आए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसा इंस्टीट्यूशन था, तो ये हमारा एक इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन था, लेकिन इसके जो इलेक्शन थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की जाए तो इसका मतलब होता है डायरेक्टली लोगों ने इसको नहीं चुना है, नहीं इलेक्ट किया है, बल्कि इसको वहाँ के जो लोग थे, मतलब जैसे जिनको राइट टू वोट मिला हुआ था ब्रिटिश एरा में इंडिया में, तो उन लोगों ने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोगों को इलेक्ट किया और उन लोगों ने बेसिकली फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को इलेक्ट किया। इसके साथ में क्या 100% कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी इलेक्टेड थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नो। इसका आंसर होगा नो। 100% कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी इलेक्टेड नहीं थी, बल्कि कुछ नॉमिनेशन भी इसमें था, है ना। यानी कि इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों तरीके की थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बनते हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सबसे पहले डिमांड कब हुई? तो 1934 में। फॉर्मल डिमांड की बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद में कि उस डिमांड को एक्सेप्ट फर्स्ट टाइम कब एक्सेप्ट किया गया? तो 1940 अगस्त ऑफर में। उसके साथ में इसको बनाने के लिए क्रिप्स मिशन कब आई थी? तो 1942 में, जिसके हेड थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स और उन्हीं के नाम पे इसका क्रिप्स मिशन भी था। क्रिप्स मिशन फेलियर रहा। फेलियर का एक रीजन आप ये दे सकते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही एग्री नहीं हुए थे क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट पे, है ना। उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस मिशन की रिपोर्ट पे, किस मिशन के सजेशन पे बनाया गया? तो उसका नाम क्या होगा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया? तो मार्च 1946। कैबिनेट मिशन को में कितने मेंबर थे, कितनी मेंबर बॉडी थी? तो ये 3 मेंबर बॉडी थी, जिसमें सर स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर ये मेंबर थे। इसके साथ में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इलेक्टेड थी या नॉमिनेटेड थी? तो बोथ, है ना, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। उसके बाद में इलेक्टेड थी, तो उसके बाद में हाँ कि टोटल जो मतलब फर्स्ट सेशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कब होता है? तो वो 9 दिसंबर 1946 को होता है। यानी कि 9 दिसंबर 1946 से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो जाता है। 9 दिसंबर से बनना शुरू होता है 1946 से, और उसके बाद में 26 नवंबर को हमारे पूरा बन के तैयार हो जाता है। 26 नवंबर 1949। अगर आपको याद रहे तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसमें कई बार ऑप्शन में ये भी आ जाता है लगभग अबाउट 3 ईयर का टाइम लगा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, क्योंकि साफ जाहिर है यार
11 महीने 18 दिन, तो 12 दिन ही तो बचे हैं, 1 महीना और ख़त्म होने में, है ना। चलो अब रिवाइज करा दिया, अब आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और कुछ डेटा जो है वो हमारे कलेक्ट हो गए हैं। तो पेन पेपर पे लिख लेना, या बुक अगर खोल के बैठे हैं आप तो बुक में साइड में ये सारा डेटा आप लिख लेना। बाकी काफ़ी सारा जैसे डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनी बुक में लिखा हुआ भी है। एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ पे साफ साफ दिखेगा। नेक्स्ट,